नमस्कार। आपका अखबार पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महिला आरक्षण विधेयक अब संसद से पास हो चुका है, लेकिन ये महिला आरक्षण विधेयक से मोदी को हासिल क्या हुआ, भाजपा को हासिल क्या हुआ और विपक्ष के साथ क्या हुआ। विपक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा खेल कर दिया है कि मेरा मानना है कि अभी तक उनको समझ में नहीं आया है कि हुआ क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल, केवल वो बिल पास कराने की बात नहीं है, उसकी टाइमिंग, विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, लेकिन गलत मुद्दे पर। विपक्ष जो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है, वो आरोप ये लगा रहा है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, जल्दी लागू नहीं करना चाहते, इसको देर करना चाहते हैं। ये सब मुद्दे उठा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। ये सब निरर्थक मुद्दे हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो फिर सवाल ये है कि मुद्दा क्या है? क्या विपक्ष इसे रोक सकता था? विपक्ष कुछ कर सकता था क्या? संसद में, संसद के बाहर? संसद के बाहर की बात फिर कभी करेंगे, अभी संसद में जो हुआ उसकी बात करें। संसद में विपक्ष कुछ कर सकता था। क्या कर सकता था ये आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मोदी ने क्या किया है। देखिए, ये जो उन्होंने खेल खेला, महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ दिया, डिलिमिटेशन से जोड़ दिया। 2026 में 2026 में डिलिमिटेशन होना है, ये पहले से तय है। ये मोदी सरकार ने नहीं तय किया है। आपको बता दें, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, जिनको भूल गया हो याद दिला दें कि 1971 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसके आधार पर आज जो लोकसभा और अलग अलग राज्यों में विधानसभा में विधायकों की संख्या है, वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। उसके बाद इसे फ्रीज कर दिया गया था। क्यों? एक अभियान चला था कि आबादी को घटाने की कोशिश हो, परिवार नियोजन की कोशिश हो। तो ये इंसेंटिव के तौर पर डिसइंसेंटिव न बन जाए कि जो राज्य जो है वो आबादी अपनी कम करेंगे उनको नुकसान हो, जो अपनी आबादी कम नहीं कर पाएंगे उनको फ़ायदा हो। तो ये तय हुआ कि ये सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी। सीटों की संख्या कैसे बढ़ती है परिसीमन में? दो चीज़ें तय होती हैं, एक आबादी और दूसरा भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक जो है वो उस स्टेट के अंदर की बात होती है कि सभी लोकसभा या विधानसभा की जो सीटें हैं उन पर मतदाताओं की संख्या का संतुलन रहे, लगभग बराबर रहे। ऐसा ना हो कि एक सीट पर 2 लाख मतदाता हों और दूसरी सीट पे 8 लाख मतदाता हों। तो इसको भौगोलिक क्षेत्र बढ़ाकर या घटाकर इसको तय किया जाता है, लेकिन आबादी के आधार पर तय होती है सीटें। अब 2025 में अगली जनगणना होनी चाहिए थी 2021 में, लेकिन हो रही है 2025 में, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया। अब 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो इसलिए इस समय जनगणना नहीं चल सकती। तो 2025 में जनगणना होना तय है और 2026 की तारीख पहले से तय है, जब डिलिमिटेशन के आधार पर जो फ्रीज लगी हुई है सीटों की संख्या को बढ़ाने पर, उसमें बढ़ोतरी पर, वो फ्रीज हट जाएगी, वो प्रतिबंध, वो रोक हट जाएगी। तो 2026 में जब डिलिमिटेशन होगा तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की संख्या जो है, उनके सदस्यों की, लोकसभा की और विधानसभा के सदस्यों की, उनकी संख्या आबादी के अनुपात में बढ़ जाएगी। अब इस बात का अर्थ समझिए कि मोदी ने अब जो आरोप उनके विरोधी लगाते हैं कि आप 9.5 साल से सत्ता में थे, क्यों नहीं किया, मोदी नासमझ नहीं है। उनको राजनीति की जितनी बारीक समझ है इस समय देश में किसी नेता को नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में तो इस समय राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक समझ का नितांत अभाव है। तो विपक्ष ये समझ नहीं पाया कि उन्होंने ये टाइमिंग क्यों तय की। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जब भी मोदी की बात आती है, कोई कदम बड़ा उठाते हैं, कि वो अपने टाइम टेबल से चलते हैं। उन्होंने तय कर रखा है कि कब कौन सा कदम उठाना है, कब कौन सा कदम उठाने से देश को, समाज को और उनके संगठन को, उनकी सरकार को, पार्टी को फ़ायदा होगा। ये मैं नहीं मानता कि वो अपनी पार्टी और सरकार के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते। निश्चित रूप से सोचते हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आता है, बाद में आता है।
प्राथमिकता जो है देश और समाज की होती है कि देश और समाज का इसमें क्या भला होने वाला है, क्या हित होने वाला है। तो अब परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ने का मकसद समझिए। एक, अभी जो 543 संख्या है लोकसभा सदस्यों की, उसमें अगर उसके आधार पर आज अगर आरक्षण लागू हो जाए, महिला आरक्षण, तो महिलाओं के लिए 181 सीटें 181 सीट्स रिजर्व होंगी। पुरुषों के लिए सिर्फ 362 सीटें बचेंगी 362। अब जो लोग समझ नहीं रहे हैं कि क्यों अभी इसी लोकसभा में या 2024 के चुनाव से लागू नहीं किया जा रहा है, उनको ये बात का शायद एहसास ही नहीं है कि पिछले 30-35 साल से महिला आरक्षण में जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं वो ज़्यादातर पुरुष सांसदों द्वारा अटकाए जा रहे हैं, और सभी पार्टियों के, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी लड़ने वाली जो सीटें हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो 543 पर लड़ते थे, अगर आज इसी संख्या के आधार पर आरक्षण हो जाए तो सिर्फ 362 सीटें लड़ने के लिए होंगी। लेकिन परिसीमन के बाद ये अनुमान है, मतलब एग्जैक्ट संख्या तो अभी नहीं बताई जा सकती, वो तो डिलिमिटेशन कमीशन ही तय करेगा कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 770 हो जाएगी, 770। उसके आधार पर जब 33% आरक्षण होगा तो महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या होगी वो 257 होगी, 257, और पुरुषों के लिए जो सीट बचेगी लड़ने के लिए 513, 513। तो पुरुषों के लिए भी सीट बढ़ जाएगी, महिलाओं के लिए भी सीट बढ़ जाएगी, यानी दोनों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यानी कि किसी का घाटा नहीं होगा तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। पुरुषों को जो ये डर सता रहा था कि महिला आरक्षण से उनकी सीटें कम हो जाएंगी, वो डर इस परिसीमन से जोड़ देने से आरक्षण को ख़त्म हो गया। लेकिन बात इतनी सी होती तो शायद नरेंद्र मोदी ऐसा न करते, केवल इसलिए कि पुरुषों की संख्या ये एक बड़ा मुद्दा था और ये बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ था, उसको उन्होंने हल कर दिया। लेकिन ये जो परिसीमन है 2026 का, 2026 का, और इसके आधार पर जो सीटों की संख्या बढ़नी है लोकसभा में और विधानसभाओं में, वो एक तरह से टाइम बॉम्ब की तरह था जो लगातार टिक टिक कर रहा था। सबको मालूम था कि जिस दिन ये होगा उस दिन बहुत बड़ा बवाल होगा, राजनीतिक बवाल। क्या बवाल होगा? लड़ाई शुरू होगी नॉर्थ और वर्सेस साउथ की, क्योंकि जब ये सीटों की संख्या परिसीमन के आधार पर बढ़ेगी तो आबादी चूँकि नॉर्थ के राज्यों में ज़्यादा है तो इसलिए उनकी विधानसभाओं में और लोकसभा में संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, और दक्षिण के राज्यों में चूँकि उन्होंने परिवार नियोजन किया, अपनी आबादी कम की है, तो इसकी वजह से उनकी संख्या उतनी नहीं बढ़ेगी। तो उनको एक तरह उनका मानना है कि उनको नुकसान होगा। इसका दक्षिण के राज्य काफ़ी समय से विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये उनके साथ अन्याय है, उनको एक तरह से परिवार नियोजन करने की, आबादी घटाने की सज़ा मिल रही है। अब इसका विरोध होता, इसकी कोई तर्क जो है वो सरकार के पास या किसी सत्तारूढ़ दल के पास, भाजपा के पास बड़ा मुश्किल होता इसका जवाब दे पाना। अब भी होगा, लेकिन अब इसको परिसीमन से महिला आरक्षण को जोड़ देने से खेल बदल गया। खेल इस तरह से बदल गया है कि अब परिसीमन के बाद अगर महिला आरक्षण लागू होता है, अगर नहीं लागू होगा ही 2029 में, 2029 में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, महिलाओं का आरक्षण लागू हो जाएगा, तो उसको रोकने का मतलब, उसका विरोध करने का मतलब, उस समय परिसीमन का विरोध करने का मतलब होगा महिला आरक्षण को रोकना। अब आप समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक रूप से कितना विस्फोटक हो सकता है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस बात का साहस जुटा पाएगी कि वो ये उसके बारे में परसेप्शन बनने दे कि वो महिला आरक्षण को लागू नहीं होने देना चाहती। बीजेपी ने परिसीमन के कारण जो समस्या आने वाली थी, जो संकट आने वाला था, उसको 2023 में ही हल कर लिया। 2026 की जो समस्या थी, तो 2026 की समस्या को अभी से हल कर दिया, क्योंकि 2029 में कह दिया है कि 2029 से महिला आरक्षण लागू होगा, तो एक तरह से दक्षिण के राज्यों को भी मानसिक रूप से
तैयार कर दिया है कि परिसीमन भी होगा, 2025 में जनगणना भी होगी और 2025 की जनगणना के आधार पर ही जो है परिसीमन होगा। परिसीमन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें संक्षेप में कि देखिए, डिलिमिटेशन का जो है ये एक प्रावधान संविधान में है। संविधान में जो प्रावधान है कि हर 10 साल पर जनगणना होगी और उसके आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा। उनकी संख्या या उनका आकार बड़ा छोटा किया जा सकता है। लेकिन चूँकि 1971 में 1971 में सीटों की संख्या बढ़ाने पर रोक लग गई थी, तो इसलिए अभी तक जो हो रहा था केवल परिसीमन भौगोलिक आधार पर ही हो रहा था, हर 10 साल पर होता था। दूसरा, परिसीमन कैसे होगा ये सरकार तय नहीं करती, इसके लिए आयोग बनता है। आयोग जो है वो क्वासी जुडिशियल पावर वाला होता है, यानी अर्ध न्यायिक अधिकार होते हैं उसको। और इस आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही हो सकता है, उससे नीचे कोई नहीं हो सकता। और ये जो आयोग है ये बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करता है, सारे स्टेक होल्डर से बात करता है, उसके बाद पब्लिक ओपिनियन लेता है, जन सुनवाई होती है, किसी को एतराज़ है, किसी को कोई मुद्दा उठाना है तो वो उठा सकता है। इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही डिलिमिटेशन कमीशन तय करता है कि कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होगी और अब कौन सी महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। तो ये फैसला परिसीमन आयोग करता है। जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, राहुल गांधी, जिनको मेरा मानना है कि संविधान की या तो समझ नहीं है या फिर वो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिससे लगे कि उनको इसकी समझ नहीं है, वो अपना केवल पॉलिटिकल पॉइंट, डिबेटिंग पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, उसके लिए बोल देते हैं, उसका कोई मतलब है ये इसकी वो परवाह नहीं करते। उन्होंने कहा अभी से क्यों नहीं लागू कर देते, 2 बातें कही कि अभी से लागू 2024 से क्यों नहीं लागू कर देते, अभी जो संख्या है सांसदों विधायकों की उसके आधार पर। दूसरी बात उन्होंने कही इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को क्यों नहीं शामिल करते, उनको क्यों नहीं आरक्षण देते। अब आप उनको कोई बताए कि भाई परिसीमन का अधिकार सरकार के पास नहीं है, परिसीमन आयोग के पास है। परिसीमन आयोग बनेगा सेंसस के बाद, सेंसस होगा 2025 में, चुनाव लोकसभा का है 2024 में अभी, तो 2024 के चुनाव से कैसे लागू हो सकता है। दूसरा, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की बात, पिछड़ा वर्ग को लेकर, उनके आरक्षण को लेकर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे खराब है। देश में जितनी पार्टियां हैं उनमें सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड अगर किसी पार्टी का है तो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी जब 2004 से 2014 के बीच में सरकार में थी, वो महिला आरक्षण का विधेयक लेकर आई थी, तो राहुल गांधी से कोई पूछे कि उस समय क्यों नहीं शामिल किया था पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की का प्रावधान। उन्होंने कहा कि हाँ वो गलती हो गई। बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ गलती हो गई, उस समय भी करना चाहिए था। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, गलती नहीं हुई, वो सही फैसला था और आज जो हो रहा है वो भी सही फैसला है, क्योंकि भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग के लिए राजनीतिक आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार ये प्रस्ताव पास करा लेती संसद से तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट चला जाता, सुप्रीम कोर्ट 4 दिन में इसको स्ट्राइक डाउन कर देता। ये संविधान सम्मत नहीं है। संविधान में जिस बात की व्यवस्था ही नहीं है वो आप कैसे दे देंगे। तो ये कुछ लोगों का मानना है कि ये कांग्रेस की और कुछ विपक्षी दलों की चाल थी कि ये सरकार दबाव में आ जाए और ऐसा फैसला कर दे और ये स्ट्राइक डाउन हो जाए और फिर हम कह सकें कि ये लागू नहीं करना चाहते थे। इनको तो संवैधानिक व्यवस्था का पता था, फिर क्यों लागू किया। तो ये दोहरी चाल जो है वो चली नहीं और लोगों को ये सब समझ में आता है। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण क्यों नहीं दिया। सवाल ये है कि आपकी अपनी पार्टी को कौन रोकता है। जब यूपीए के समय में ये आरक्षण का विधेयक, महिला आरक्षण का विधेयक राज्यसभा से पास हुआ तो बीबीसी के करस्पॉन्डेंट ने सोनिया गांधी से सवाल पूछा था कि आपके साथी पार्टी की जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को के भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो उनका जवाब था कि उनको रोक कौन रहा है। उनका मतलब था कि अगर वो लागू करना चाहते हैं तो अपनी पार्टी में लागू कर दें। जो उम्मीदवार घोषित करते हैं लोकसभा और विधानसभा के, उसमें जो है महिलाओं को 33% आरक्षण दे दें, उन्हें कौन रोक रहा है। अब वही कांग्रेस पार्टी,
वही सोनिया गांधी और वही दूसरे विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। तो पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लीजिए। मैंने जब बात शुरू की थी तो एक बात कही थी कि क्या विपक्ष कुछ कर सकता था? जी हाँ, कर सकता था। देखिए, राजनीति में पब्लिक पॉस्चरिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। परसेप्शन बनाना एक महत्वपूर्ण, या धारणा बनाना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। और संसदीय राजनीति में विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार होता है संशोधन का। विपक्ष को किसने रोका था कि वो लोकसभा और राज्यसभा में ये संशोधन प्रस्ताव लाता कि महिला आरक्षण 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाए। ये अगर वो संशोधन प्रस्ताव लेकर आता तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी विरोध करती, और विपक्ष के जो साथी हैं वो इसके समर्थन में वोट करते। राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल को समर्थन जुटाना पड़ता विपक्ष के इस प्रस्ताव को नकारने के लिए, तो वो परेशानी होती। दूसरा, ये परसेप्शन भी विपक्ष बना सकता था कि देखिए, ये सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी लटकाना चाहती है महिला आरक्षण को, 2024 में लागू नहीं करना चाहते। ये वो एक नैरेटिव खड़ा कर सकते थे। वो चलता नहीं चलता, कितना असर होता नहीं होता, वो सब बात की बात है, लेकिन ऐसा कर सकते थे, जो नहीं कर पाए। जब इतनी समझ नहीं है, राजनीतिक बेसिक समझ नहीं है, आपको जो अधिकार संसदीय जनतंत्र में मिला है उसका उपयोग करना भी नहीं जानते, तो आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? दूसरी बात, कपिल सिब्बल, भाजपा विरोध के बारे में उनके कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और कांग्रेस के समर्थन के बारे में उनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। उनका एक बयान आप उनका, कपिल सिब्बल का सुन लीजिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से विपक्ष की मानसिकता को ही बदल दिया है। कपिल सिब्बल का बयान था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर यह आश्वासन दें कि 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू होगा। अगर लागू नहीं हुआ 2029 में तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब आप समझिए इस बात का निहितार्थ, यानी वो मानकर चल रहे हैं 2024 तो बीजेपी जीत ही रही है, 2029 में भी रहेगी और 2029 भी जीतेगी। भाई, इस्तीफा देने का सवाल और लागू न होने का सवाल तो आएगा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद। तो 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं हुआ तो जब जीत कर आएंगे तो इस्तीफा दे दें, ऐसी वो मांग कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि बाहर जो कुछ बोला जा रहा है और अंदर जो हो रहा है उसमें कितना बड़ा फर्क है। तो ये जो परिसीमन का मास्टर कार्ड चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप देखिए, राजनीति में मैं बार बार कहता हूँ, टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। एक ही फैसला आप सही समय पर करते हैं या गलत समय पर, उसका परिणाम अलग अलग आता है। केवल टाइमिंग से आपको सफलता या असफलता आपकी तय होती है। तो टाइमिंग ऐसी है महिला आरक्षण विधेयक की कि उसका फ़ायदा होना ही होना है। दूसरा, परिसीमन के बाद नॉर्थ में जो सीटों की संख्या बढ़ेगी, लोकसभा सीटों की, वो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। तो देखिए, परिसीमन से सीटों की संख्या बढ़ना और उसमें महिला आरक्षण होना, महिला आरक्षण का श्रेय अगर किसी को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस एक मास्टर स्ट्रोक से, इस एक तीर से मोदी ने कई निशाने साधे हैं और अगले कई दशक तक भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। विपक्ष को अभी ये समझ में नहीं आ रही है बात पूरी तरह से। अभी तक वो सिर्फ इसी पर अटके हुए हैं कि आप जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं, 24 में क्यों नहीं कर रहे हैं, आप पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को उसमें आरक्षण में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सब बात, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस परिसीमन के बाद जो महिला आरक्षण लागू होगा उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसका राजनीतिक लाभ जाहिर है कि बीजेपी को होगा। विपक्ष अभी इस पूरे खेल को समझने में ही नाकाम है। दूसरा, ये जो विपक्ष की योजना थी 2026 में परिसीमन के साथ
नॉर्थ साउथ का डिवाइड जो है उसको खड़ा करना, उस झगड़े को खड़ा करना, उस गुब्बारे की हवा अभी निकाल दी है मोदी ने। 2026 में परिसीमन का विरोध करना दक्षिण भारत की या उत्तर भारत की भी, कांग्रेस को शामिल करके कह रहा हूं, किसी पार्टी के लिए बहुत ही कठिन होगा। तो एक तीर से कितने निशाने हुए? विपक्ष को निरुत्तर कर दिया, निरुत्तर ही नहीं कर दिया, निहत्था भी कर दिया। परिसीमन के जरिए महिलाओं का आरक्षण तो लागू होगा ही 2029 में, उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ जाएगा और इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को। और उसके अलावा उत्तर भारत में सीटों की संख्या बढ़ना, दक्षिण भारत में उस अनुपात में न बढ़ना। दक्षिण भारत में अभी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, 29 तक भी कमज़ोर रहेगी ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन अभी की परिस्थिति की बात कर रहे हैं तो उत्तर भारत में सीटों की संख्या बढ़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए हर तरह से लाभप्रद है और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो विपक्ष की जो ताकत है ज़्यादातर वो पूरब में या दक्षिण में है और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2026 का परिसीमन एक तरह से बहुत बड़ा राजनीतिक तोहफा लेकर आएगा। और परिसीमन और महिला आरक्षण को जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजनीतिक रणनीति बनाई है उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा होने वाला है इसका एहसास अभी तक विपक्ष को नहीं हो पाया है। तो मोदी जो भी कदम उठाते हैं उसमें एक जो आपको दिखाई देता है लक्ष्य, उसके अलावा और कई लक्ष्य भेदे जाते हैं। वो सिर्फ एक लक्ष्य को भेदने के लिए तीर नहीं छोड़ते। जब वो एक तीर छोड़ते हैं तो उससे कई लक्ष्यों का संधान होता है। इसलिए मोदी की रणनीति को समझना है तो उनकी राजनीति को समझना ज़रूरी है। जो लोग मोदी की राजनीति को नहीं समझते वो उनकी रणनीति को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।